टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार बता दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये वो क्रिटिकल इश्यूज हैं जो ऑलमोस्ट हर जुडिशरी एस्पिरेंट्स फेस करता है। प्री एग्जाम तो क्लियर हो जाता है, बट मेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। व्हाट आर द क्रिटिकल इश्यूज, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से एक लॉ स्टूडेंट फेल करता है जुडिशरी एग्जामिनेशन के अंदर। आज हम उन सारे मैटर्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड और अवॉइडेड बाय यू while preparing for the judicial services examination। मेरी आवाज ठीक आ रही है तो एक बार बताइएगा जरूर। This is Ashish Jain, founder and educator at Doon Law Mentor, and we help and guide student for getting success in the judiciary and the APO examination। अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हैं फॉर जुडिशरी एंड APO एग्जामिनेशन, आप हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर जुडिशरी एंड APO। अभी हमारा जुडिशरी का और APO का बैच स्टार्ट हो रहा है विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड दी लोकल माइनर लॉज फ्रॉम यूपी एंड राजस्थान। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑफिस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी द थंबनेल हियर, 5 रीजंस व्हाई many judiciary aspirants fail in the judiciary mains and how you can avoid them। The judiciary mains examination is very very critical stage, क्योंकि आपको पता है जो preliminary examination है that is kind of a qualifying nature। वो आपके चाहे 400 नंबर का पेपर है, 400 भी आ जाएं तो उसके नंबर आपके फाइनली सिलेक्शन की तरफ जुड़ने वाले नहीं है। दे आर जस्ट फॉर गेटिंग यू टू दी सेकेंड स्टेज, और वो सेकेंड स्टेज क्या है? मेंस की स्टेज है। जो आपके फाइनली मार्क्स जुड़ते हैं वो मेंस के जुड़ते हैं और उसके साथ साथ जुडिशियल सर्विसेज में इंटरव्यू के जुड़ते हैं, और इन दोनों मार्क्स के बेस पर, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर, योर ओवरऑल score is calculated and then only it is decided whether you crack that particular examination or not। Many aspirants fail due to common pitfalls, common problems, और उन common problems के बारे में बताऊंगा आज के वीडियो के अंदर। उसके साथ साथ common solution भी बताऊंगा। बहुत छोटे छोटे माइनर solutions हैं जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो you will be able to crack this मेंस एग्जामिनेशन वेरी इजीली। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो सबसे पहला और फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हम एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं मगर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे मगर जो फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट प्रोविजन, बेयर एक्ट को हम इंटरप्रेट नहीं करते, बेयर एक्ट को हम डाइसेक्ट नहीं करते लाइक अ डॉक्टर। जैसे डॉक्टर डाइसेक्ट करता है ना, अगर आप में से कोई स्टूडेंट मेडिकल कर रहा है तो वैसे तो इंडिया के अंदर डाइसेक्शन स्टूडेंट्स के लिए 11th-12th में बैन हो गई है। पहले स्टूडेंट से चूहे वगैरह की डाइसेक्शन कराते थे, तो हर पार्ट अलग अलग करके, जैसे डॉक्टर करता है कि आपकी बीमारी का पता लगाने के लिए बढ़िया से चीरा फाड़ी करता है, तो हमें बेयर एक्ट को भी उसी तरह डाइसेक्ट करने की जरूरत है ताकि हम उस कॉन्सेप्ट के मर्म तक पहुंच सके। So one of the foremost problem which a law student faces is the lack of conceptual clarity, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो समझ में भी नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो आप एग्जामिनेशन के अंदर कैसे लिख के आएंगे? आपको फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं। अब कई बार क्या होता है कि आप यू डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट। जैसे अगर फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, थेफ्ट है, मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, ये जनरल एक्सेप्शंस हैं। सीआरपीसी में बेल है, सीपीसी में रेस जुडिकेटा है। अब इनके ऊपर की कोई एडवांस्ड स्टेज है, एडवांस प्रॉब्लम है, वो तब आप कब समझोगे? जब आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। पिज्जा आप सब लोग खाते हैं, पिज्जा का बेस चाहे आप कोई भी टॉपिंग लगवा लो, चीज बस्ट लगा लो, डबल टॉपिंग लगवा लो, XYZ कुछ लगा लो, बिना पिज्जा बेस के क्या कोई पिज्जा बन सकता है? नहीं बन सकता ना।
that PISA base is the fundamental concepts under the law for the judiciary examination. जब आप अपने बेस को क्रैक करेंगे ना, तभी आप अपने सारे एग्जामिनेशन, जैसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन को बिना समझे, बिना उसके जो प्रोविजंस हैं, क्यों आए, क्या रेफरेंस है, आज की डेट में क्या रेलेवेंस है, उनको समझे बिना क्या आप एक अच्छे लॉयर, क्या आप लॉयर तो छोड़ दीजिए, अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जब एक सिटीजन की बात होती है तो सिटीजन के फंडामेंटल राइट भी हैं, ड्यूटी भी हैं, वो सब कुछ जानना है। तो इंडिया एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न्ड, डेमोक्रेसी के अंदर आपको सब कुछ, और यहां तो हम जुडिशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सो आपका फंडामेंटल एस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको बेयर एक्ट्स पर फोकस करना है, टेक्स्ट बुक पर फोकस करना है, और उसके साथ साथ जो आपके प्रोविजंस हैं, बेयर एक्ट को आप अच्छे से डाइसेक्ट करिए, बट एट द सेम टाइम उसको अच्छे से समझिए। बट अलोन बेयर एक्ट इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू कनेक्ट द बेयर प्रोविजन ऑफ द लॉ विद द लैंडमार्क जजमेंट्स, और लैंडमार्क जजमेंट के साथ जब उनको कनेक्ट करके समझते हैं तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, व्हेन यू स्टडी द लीगल प्रोविजन विद द हेल्प ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स, आपको किसी और मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोविजन को बहुत अच्छे, आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, कमेंट्रीज हैं, हाई एंड बुक्स हैं, बड़े बड़े लीगल स्कॉलर्स ने लिखी हैं, वो कहां से आई है? अल्टीमेटली बेयर एक्ट से तो आई है, और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज को साइट किया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब आप एक लीगल प्रोविजन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अलॉन्ग विद द डेवलपिंग जूरिस्प्रूडेंस ऑन दैट, वो किस रूप में आता है हमारे पास? इन द फॉर्म ऑफ केस लॉज आता है, लैंडमार्क जजमेंट्स आता है। जब आप उसके साथ उसको सॉल्व करेंगे, यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी तो आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पे आएंगे। आप बताइए आपको मेरा पॉइंट कैसा लग रहा है, आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई होप मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही होगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा है कि पुअर राइटिंग स्किल्स, पुअर आंसर राइटिंग स्किल। कोई भी सवाल आया XYZ, उस टॉपिक के बारे में हमें कुछ भी पता है, हम सब कुछ उसके ऊपर लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेंस एग्जामिनेशन है दैट रिक्वायर योर पिन पॉइंटेड अटेंशन, और वैसे भी जो इवैल्यूएटर होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो थोड़ा लेथार्जिक किस्म का इंसान होता है। बीइंग अ टीचर आई कैन डेफिनेटली सेज दैट, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि वो आपका 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपकी वैसे ही बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, 4 पेज आप लिख दो, कहीं उसमें आपको बताओ नहीं कि तुमने क्या पूछा और मैं क्या बता रहा हूं। 4 पेज पढ़ने के बाद वो क्या मार्किंग देगा? एवरेज मार्किंग ही दे देगा। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो IRAC का फॉर्मूला अपनाता है। जो दूसरा स्टूडेंट वो कौन सा है? IRAC का फॉर्मूला अपनाता है। आई का मतलब होता है सबसे पहले इशू, कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या लीगल इशू इन्वॉल्व है उसके बारे में बताओ। फिर आर का मतलब है जो पिन पॉइंटेड लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व है उसको लिखो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। अब देखिए, मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड से कोई सवाल आता है तो जनरली स्टूडेंट की टेंडेंसी क्या रहती है कि पूरा सेक्शन लिख देंगे। अब BNS की बात करें तो BNS के अंदर सेक्शन 100 हमारा कल्पेबल होमिसाइड है, 101 मर्डर की डेफिनेशन देता है। तो आप दोनों प्रोविजन, तो 2 पेज तो आपके इसी में भर गए। अरे वो क्वेश्चन ही 5 मार्क्स का है। अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ क्लॉज थर्डली पे है तो पिन पॉइंट योर आंसर ओनली टू दैट एस्पेक्ट, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। और उस केस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई लैंडमार्क जजमेंट है और उस प्रोविजन से रिलेटेड आपके पास कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो उसको एक्सप्लेन करो। आपको 10 नंबर ऑफ जजमेंट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जजमेंट लिखिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। और उसके बाद आता है आपका रूल, हो गया ना, उसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है उस प्रॉब्लम पर इसको अप्लाई करिए। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए
टाटा बाय बाय करते हुए आ जाइए। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन की क्वालिटी, आंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है कि आपको जो नहीं करते हैं जनरली स्टूडेंट, लीगल इशू को फाइंड आउट नहीं करते हैं, मगर आप जुडिशियल ऑफिसर बन रहे हैं, आपका लीगल बेंट ऑफ माइंड देखा जाएगा, आपके लीगल एनालिटिकल स्किल्स देखे जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आंसर के अंदर लीगल इशू क्या इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं, मैनी एस्पिरेंट्स स्ट्रगल विद द स्ट्रक्चरिंग आंसर्स। आपको आंसर किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है उसका सॉल्यूशन जस्ट आई हैव टोल्ड यू, IRAC। अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको इशू, लीगल इशू क्या इन्वॉल्व है, R रूल, A एप्लीकेबिलिटी और C कंक्लूजन। अगर बोलोगे सर अगर मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तब मैं क्या करूं, सपोज करो मर्डर पर ही सवाल पूछ लिया डायरेक्ट, तो फिर आप सीधा उसमें आप बताएंगे ना, ये आई इशू की बजाय अब ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और यहां पर तो फिर आपको मर्डर के बारे में जनरली बताना ही पड़ेगा। और ए का मतलब है कि आपका क्वेश्चन तो आपके पास है नहीं, तो फिर यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कोई लैंडमार्क जजमेंट हो तो उसको एक्सप्लेन करो, और लास्ट में सी कंक्लूजन में आप बता के टाटा बाय करके आ सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस, प्री एग्जामिनेशन में तो आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मगर मेंस के लिए आप आंसर नहीं लिख लिख के देखते। हैंडराइटिंग और स्पीड ऑफ हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द जुडिशरी एग्जामिनेशन। मेंस में आपकी हैंडराइटिंग की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हैंडराइटिंग अच्छी लिखी भी होनी चाहिए। वो कैसे आएगी कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, और वो कैसे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिले, एक जगह से तो हमें मिलते ही नहीं। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। आप दून लॉ मेंटर की एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये बारकोड आपको दिया हुआ है, इसमें आप प्रीवियस ईयर टैब पर जाएंगे तो आपको हर स्टेट के प्रीवियस ईयर के प्री और मेंस के पेपर सारे के सारे अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, आपको मॉडल आंसर्स को रेफर कर सकते हैं। आपको कोई संस्थान से, आप इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं तो वहां से भी आपको मॉडल आंसर्स मिल सकते हैं, तो उनको रेफर कर सकते हैं। अपने आंसर्स को जो आप लिख रहे हैं इवैल्यूएट कराइए, आप उसमें गलती फाइंड आउट करिए और चीज़ों को आगे लेके बढ़िए। कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू आर preparing for these examination then it is also a good option. If you can manage, you may join the paid test series of the institution, and Doon Law Mentor is one of the such institution. Inadequate knowledge of the current legal developments. Static जो हमारी बेयर एक्ट्स हैं उनके हिसाब से तो सारी चीजें पढ़ लेते हैं, मगर क्या लॉ के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, अभी आपको पता है ना वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, ठीक है, उसके बारे में आप बोलोगी सर हमारे सिलेबस का तो पार्ट है नहीं, मगर इंटरव्यू में पूछ लेंगे। मेंस में हो सकता है आपका कोई लीगल ऐसे आ जाए, उससे आपका कोई पॉइंट जुड़ जाए। और लीगल डेवलपमेंट सिर्फ नए लॉज या अमेंडमेंट नहीं, रीसेंट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट हो गया, या जिसके अंदर NJAC आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ बेयर एक्ट या कॉन्सेप्ट या नोट्स सफिशिएंट नहीं है, आपको अपनी लीगल नॉलेज को भी कॉन्टिन्यूअसली अपडेट करना है। यू हैव टू फॉलो द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, ट्रैक अमेंडमेंट्स, और अपने आप को अपडेट रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इनइफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो इनइफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है कि मेंस का पेपर तो पूरा होता ही नहीं, 3 घंटे में कैसे लिखें, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यू हैव नॉट ट्राइड राइटिंग द मॉडल आंसर और अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन द एग्जाम फॉर्मेटेड सिनेरियो। टाइम बाउंड के अंदर आपने पहले कभी भी आंसर लिख के देखे ही नहीं, और जब आप फर्स्ट टाइम आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लिखते हैं तब आपका टाइम ऑब्वियसली एक्सीड हो जाता है। आपको पता ही नहीं कि मुझे 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना है, 10 नंबर के अंदर कितना लिखना है।
आप 4 नंबर वाले में भी 2 पेज भर रहे हैं और जब एंड में टाइम आपका खत्म होने वाला है तो यू ऑल्सो अटेम्प्ट इन द सेम मैनर द 10 और 15 मार्क्स क्वेश्चन। तो उस वजह से आपके साथ ये इश्यू होती है, और जब एग्जामिनेशन में एग्जामिनर इवैल्यूएट कर रहा है वो ये चीज ऑब्जर्व करता है और उसका फर्क आपको आपकी मार्किंग पर भी मिलता है। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? मूविंग फर्दर, आपको अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना होता है। अटेम्प्ट, अब देखिए जब आपके सामने मेंस का क्वेश्चन पेपर आता है, सरसरी निगाहें डालिए, उसमें जिन भी क्वेश्चंस पर आप 100% कॉन्फिडेंट है कि ये मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ना कि सीक्वेंस में जाने की बजाय। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटी के हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए। हर क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको पता होता है मेंस के पेपर के अंदर जाने से पहले कि आपसे किस किस तरीके के मेंस के अंदर सवाल पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, और कई जगह तो आपसे बता दिया जाता है कि इतने मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से, और वर्ड लिमिट भी बता दी जाती है। तो जब सब चीज आपके पास है तब आपकी तरफ से लिथार्जी क्यों है? आपकी टाइम लिमिट्स और वर्ड लिमिट शुड बी देयर इन योर माइंड एंड यू हैव टू स्टिक टू दोज लिमिट्स while attempting your examination in the examination hall. Write concisely. This is very very important. Concisely मतलब briefly, पिन पॉइंटेड मैनर के अंदर आपको लिखना है। जितना पूछा गया है सिर्फ उतना बताना है, ज्यादा राम कहानी गाने की जरूरत नहीं है। यू शुड स्टिक टू द क्वेश्चन एंड यू आंसर दैट ओनली। नेग्लेक्टिंग द लैंग्वेज एंड द प्रेजेंटेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि लैंग्वेज कौन सी, सिर्फ लीगल लैंग्वेज नहीं, मेंस के पेपर के अंदर आपका लैंग्वेज पेपर भी आता है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, लीगल लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए। और उसको सुधारने के भी तरीके बता रहा हूं, उसको सुधारने के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। एट द सेम टाइम हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। क्या आप की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं? क्या आप की प्रोविजंस को हाईलाइट कर रहे हैं? क्या आप कोई लैंडमार्क जजमेंट है उसको साइट कर रहे हैं? दीज थिंग्स एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर एंड दैट मेक योर आंसर मच मच बेटर। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यू हैव टू यूज प्रिसाइज, क्लियर एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। अब ये बोलोगे कि सर लॉ के अंदर तो ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज इतनी नहीं देखी जाती, बिल्कुल ठीक है, मगर आप कोशिश करिए। आप लीगल लैंग्वेज तो आप अच्छे से जानते हैं ना, आपका कोई इज एम आर तो वहां देख नहीं रहा, बट कोशिश करिए जितना आप ठीक कर सकते हैं आप उतना ठीक करके चलिए। आपको कोलोकियल टर्म्स और इनफॉर्मल लैंग्वेज अपने एग्जाम के अंदर यूज नहीं करनी है। ज्यादा डिफिकल्ट हाई क्वालिटी लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू से, सिंपल टू राइट, यू हैव टू दोज टर्मिनोलॉजी एंड लैंग्वेज। You have to improve the legibility of your handwriting. Your handwriting should be clean. As far as legal terminology is concerned, these are very very important. अब देखिए, आप मेंस का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या मेंस में आप कोई ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर वहां पर आपका कोई लीगल मैक्सिम इन्वॉल्व है, लीगल टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक लैटिन टर्म वगैरह है, अगर आप अपने आंसर के अंदर वो चीज लिख देंगे ना, यकीन मानिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो सिर्फ लीगल टर्मिनोलॉजी आपके आंसर की क्वालिटी को यहां से यहां लेके आएगी। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ ये पॉइंट आपका 1 नंबर बढ़ा सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर लास्ट पॉइंट में यहां पर बताया गया है कि अगर कई बार आपको जैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, जैसे न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए, इसमें हो सकता है कि यू में फेस सर्टेन इशू। पुराने जो प्रोविजन थे, हमें तो अपने सपने में भी याद है 300 मर्डर था, 299 कल्पेबल होमिसाइड था, बट अब है नहीं। 334 आपका कॉमन इंटेंशन था, अब नहीं है, अब 3 सबसेक्शन 5 है। ठीक है, उसके अलावा कुछ चेंजेस भी लॉज के अंदर हुए हैं। तो उन सिचुएशन से डील करने के लिए यू मे सीक द हेल्प ऑफ अ मेंटर, एंड हियर
comes the Doon Law Mentor. अगर आप जुडिशरी और APO एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, we are here for you. You can consider our paid courses. इफेक्टिव आंसर राइटिंग टेक्निक के अंदर आपको ये सारी चीजें भी हम ऑलरेडी, बॉडी के अंदर मैंने आपको वही बताया है कि आपको IRAC वाला फॉर्मूला चूज करना है. दिस इज ऑल्सो डन. टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको सिंपल एक चीज बताता हूं कि प्री एग्जाम के अंदर, जब आपका प्री एग्जाम होता है उसमें आपको अलग टाइम मैनेजमेंट की स्किल चाहिए होती है. जब आपका मेंस एग्जाम होता है तो उसमें आपको और अलग तरीके की स्ट्रेटजी चाहिए होती है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स चाहिए होती है. प्री एग्जामिनेशन के अंदर तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उससे पहले आप बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए. और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो प्री एग्जामिनेशन होता है इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर को दोबारा से पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो फर्स्ट राउंड में जल्दी जल्दी से आप अपना क्वेश्चन पढ़ते जाइए और जो क्वेश्चन का आप 100% कॉन्फिडेंट हैं उसके जवाब को वहीं के वहीं सॉल्व करते चलिए. और जिसमें आपको डाउट लग रहा है उन क्वेश्चंस को स्किप करते चलिए, उनको सेकंड राउंड में सॉल्व करिए. बच्चा नहीं तो क्या करता है, यहां पर प्रॉब्लम क्या करता है कि जब क्वेश्चन पेपर प्री का आता है तो पहले पूरा 1 से लेके 100 अगर सवाल हैं तो पहले सारे के सारे सवाल पढ़ेगा, उनको समझेगा, क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करेगा, मार्किंग नहीं करेगा. यहीं पर प्रॉब्लम आती है. जब जिन क्वेश्चंस के बारे में यू आर 100% डैम श्योर, आपको डाउट ही नहीं है, तो आप उनको जब क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट टाइम रीड आउट कर रहे हो जल्दी जल्दी वाले टाइम पर ही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए. एज फार एज मेंस एग्जामिनेशन की बात है तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको सारे क्वेश्चन फटाफट से पढ़ने हैं और अपने जो प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड क्वेश्चन है जिनके ऊपर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो पहले उनको सॉल्व करो, फिर आगे आप चलते चलिए. और लास्ट में कॉपी हैंडओवर करने से पहले मेक श्योर यू हैव रिव्यूड योर आंसर शीट. इंप्रूव लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग, हेड राइटिंग, ग्रामर, लीगल, वोकैबुलरी, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग. अब देखिए स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करें, ये वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. आप किसी भी स्टेट के एग्जाम को दे रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्रिमिनल लॉ के अंदर होनी चाहिए. अब नए लॉज आए हैं तो ऑब्वियसली आप कहीं का भी एग्जाम दो, BNS आएगा, BNSS आएगा, BSA आएगा. और अगर सिविल लॉ की बात करें तो जुडिशरी एग्जाम में आपका सिविल लॉ के अंदर CPC तो पूछा ही जाएगा ना, उसके बिना. तो उनके जो की प्रोविजंस हैं, CPC की बात करें, रेस जुडिकेटा, प्रीसेप्ट, रेस सब जुडिस, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, नोटिस, अपीयरेंस, नॉन अपीयरेंस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से. एविडेंस लॉ छोटा सा एक्ट है मगर बहुत काम का है, क्योंकि ये जो है अगर सिविल लॉ की बात करें, क्रिमिनल लॉ की बात करें तो सिर्फ आपके कोर पेपर के अलावा आपके जजमेंट एंड राइटिंग पेपर के अंदर भी ये बहुत हेल्प करते हैं. फाइनल प्रिपरेशन टिप्स क्या है, आपको रिवाइज करना है, ग्रुप स्टडी करना है, मेंटल हेल्थ अपनी ठीक रखिए और सीक मेंटरशिप अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आती है. ठीक है, विद दिस आई एम क्लोजिंग द सेशन. आपका कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे. दिस इज योर गाइड कम मेंटर आशीष जैन फ्रॉम दून लॉ मेंटर साइनिंग ऑफ. एनी क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू.